US डॉलर्स खर्च करे हैं कतार ने फीफा 2022 वर्ल्ड कप के लिए। ये आज तक का सबसे बड़ा स्पेंड है किसी भी कंट्री का जिसने फीफा वर्ल्ड कप के लिए इतने पैसे खर्चे हैं। अगर इसे 2010 के वर्ल्ड कप के साथ कंपेयर भी किया जाए जो कि साउथ अफ्रीका में हुआ था, तो उसमें सिर्फ 3.5 बिलियन डॉलर्स खर्च हुए थे। सिर्फ इस लुसैल स्टेडियम को बनाने के लिए 700 मिलियन डॉलर्स खर्च हुए हैं। और कतार ने एक नहीं पूरे 8 वर्ल्ड क्लास स्टेडियम बनाए। इवन कि इस वर्ल्ड कप के लिए एक पूरी नई सिटी भी बने। कतार इस चीज के लिए बहुत फेमस भी है क्योंकि इन्होंने अपनी जीडीपी से ज्यादा इसमें पैसे खर्च किए। इतना ही नहीं, जिन माइग्रेंट वर्कर्स ने इन्हें स्टेडियम बनाने में हेल्प करी, उन माइग्रेंट वर्कर्स की फोटोज भी इन्होंने अपने स्टेडियम के बाहर वॉल में लगाई है। लेकिन कतार पर एलिगेशंस है कि उन्होंने फीफा के एक्सको मेंबर को रिश्वत दी ताकि 2022 वर्ल्ड कप किसी और कंट्री में नहीं बल्कि कतार में ऑर्गेनाइज किया जाए। इन रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इस वर्ल्ड कप को ऑर्गेनाइज कराने के लिए कतार ने नेपाल, श्रीलंका, इंडिया, पाकिस्तान जैसी कंट्री से बहुत से मजदूर इंपोर्ट किए, जिनमें से करीबन 6500 लोगों की जान गई। और बेशक बाहर से उनकी सिटीज आउटस्टैंडिंग लगती हो, लेकिन इन मजदूरों को इस तरीके से रखा जाता था। आइए देखते हैं इस पूरी रिपोर्ट। कतार में यो तो छोरा थियो वो तो पनि देखियो कतार में बिक्री तो हमारो बता तहरा 2 दिसंबर 2010 को फीफा के मेंबर स्विट्जरलैंड में आए और उन्होंने अनाउंस किया कि 2018 और 2022 का वर्ल्ड कप कौन सी कंट्रीज में होस्ट होगा। और मजे की बात यह है कि इस अनाउंसमेंट के लिए दुनिया के मोस्ट पावरफुल लीडर्स वहाँ पर बैठे हुए थे, लेकिन सिर्फ इन 22 लोगों ने डिसाइड किया कि कौन सी कंट्री सिलेक्ट होगी। और इन 22 लोगों में से मैक्सिमम लोगों के ऊपर करप्शन की एलिगेशंस हैं और इन लोगों ने ये अनाउंसमेंट की। Ladies and gentlemen, will be organized in Russia. The 2022 FIFA World Cup is Qatar. अब कई रिपोर्ट्स का कहना यह है कि इसमें दो बहुत बड़ी गड़बड़ी हुई है। पहला तो ये कि कतार में वर्ल्ड कप होना ही नहीं चाहिए था और कतार ने एक्सको के मेंबर्स को ब्राइब करके वर्ल्ड कप कतार में करवाया है। और दूसरी एलिगेशन ये है कि वर्ल्ड कप के लिए कतार में स्टेडियम बनाने के लिए गरीब देशों से मजदूर लाए गए और उन्हें बहुत ही प्रेशर और गर्मी में काम करना था, इवन 50 डिग्री सेल्सियस तक की गर्मी में, जिसकी वजह से 6500 लोगों की जान तक चली गई। इन दोनों पॉइंट्स को समझने के लिए पहले हम ये समझते हैं कि फीफा क्या है और एक्सको के 22 लोग कौन हैं। देखिए, अर्ली 1900s में फुटबॉल साउथ अमेरिका और यूरोप में पहले ही फेमस हो रहा था, तो 1904 में फ्रांस के कुछ ऑफिसर्स ने एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करी जिसे नाम दिया गया फीफा, यानी इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन फुटबॉल। इस ऑर्गेनाइजेशन का काम था कि फुटबॉल को वो और प्रमोट करे। 1930s में फीफा ने डिसाइड किया कि वो भी ओलंपिक्स की तरह हर 4 साल के बाद अपना एक फुटबॉल का टूर्नामेंट रखेंगे। लेकिन सवाल यह था कि टूर्नामेंट किस कंट्री में करवाया जाए। पहली बार 6 कंट्रीज ने इसके लिए बिडिंग की और ये डिसाइड करने के लिए 44 देशों से एक मेंबर को फीफा का रिप्रेजेंटेटिव बनाया गया। और ये डिसाइड किया गया कि दुनिया का पहला फीफा वर्ल्ड कप यूरुग्वे में खेला जाएगा, क्योंकि ओलंपिक्स के फुटबॉल में पिछले 2 गोल्ड मेडल यूरुग्वे ही जीता था। और साथ में यूरुग्वे ने कहा था कि वो हर फुटबॉल टीम का ट्रैवलिंग का खर्चा उठाएगा और जो भी फीफा वर्ल्ड कप को ऑर्गेनाइज करवाने से प्रॉफिट होगा वो फीफा से भी वो शेयर करेगा। 1930 में पहला वर्ल्ड कप हुआ जिसमें 13 टीम्स ने पार्टिसिपेट किया और फाइनल्स में यूरुग्वे ने अर्जेंटीना को हराया। इससे यूरुग्वे को बहुत प्रॉफिट मिला, मेनली टिकट्स की सेल से। फुटबॉल का वर्ल्ड कप उन दिनों बहुत फेमस नहीं हुआ करता था। ये फेमस होना तब स्टार्ट हुआ जब लोगों ने टीवी को यूज करना स्टार्ट किया, जिससे हुआ ये कि अब जिस भी कंट्री में फुटबॉल का वर्ल्ड कप होता तो बहुत ही फेमस हो जाते। वो कंट्री तो पैसे कमाती ही, लेकिन साथ में फीफा भी बहुत पैसे कमाता। 1964 में ये डिसाइड किया गया कि फीफा के मेनली सारे डिसीजंस एक एग्जीक्यूटिव कमेटी लेगी, यानी एक्सको, जिसमें सिर्फ 24 मेंबर्स थे। यानी ये 24 लोग डिसाइड करेंगे कि किस कंट्री में फुटबॉल वर्ल्ड कप होगा और किसे फुटबॉल स्टेडियम्स बनाने के लिए पैसे दिए जाएंगे। अब क्योंकि पार इन 24 लोगों के पास थी, इसलिए करप्शन तो होनी ही थी। लेकिन ये लोग भी चालाक थे। इन्होंने अपना ऑफिस स्विट्जरलैंड में शिफ्ट कर दिया ताकि इनके पैसे कोई भी ट्रैक न कर पाए। जब 2006 वर्ल्ड कप के लिए वोटिंग हुई तो एक्सको के ऊपर एलिगेशंस लगी थी कि इन 24 लोगों में से 4 मेंबर्स ने जर्मनी से रिश्वत ली है ताकि जर्मनी में वर्ल्ड कप होस्ट हो। 2010 का वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका जीता था। The 2010 FIFA World Cup will be organized in South Africa. उन पर भी एलिगेशंस थे कि उन्होंने भी अपनी कंट्री में वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज करवाने के लिए इन्हें रिश्वत दी है। 2010 में ये भी बताया गया कि 2018 और 2022 का वर्ल्ड कप कहाँ खेला जाएगा। और जब 2022 के लिए कतार का नाम फाइनलाइज हुआ तो ब्रिटिश जर्नलिस्ट ने ये एलिगेशंस लगाई कि एक्सको के मेंबर वार्नर को कतार की एक कंपनी ने
$2 मिलियन दिए हैं ताकि वो वर्ल्ड कप के लिए कतार का नाम ले। इन सब एलिगेशंस के अलावा कतार के पास एक और एडवांटेज थी, और वो एडवांटेज ये है कि वो ज्यादा पैसा खर्च कर सकते थे, क्योंकि ये एक अथॉरिटेरियन देश है। यानी कोई कतार में नहीं पूछ सकता कि उन्होंने कितने पैसे इसके लिए खर्चे हैं। इस रिश्वत की एलिगेशंस के अलावा एक और बड़ी एलिगेशन है कतार के खिलाफ, और वो है एलिगेशन नंबर 2, माइग्रेंट्स नॉट ट्रीटेड प्रॉपर्ली। इस पॉइंट को समझने के लिए पहले हमें कफाला सिस्टम को समझना होगा। देखो, कतार एक छोटी लेकिन एक बहुत ही अमीर कंट्री है पर कैपिटा इनकम के अकॉर्डिंग, क्योंकि उनके पास वन ऑफ द लार्जेस्ट नेचुरल गैस सिस्टम फील्ड है। अब जब भी कोई कंट्री अमीर होती है तो आसपास के पुअर या डेवलपिंग कंट्रीज के लोग वहाँ पर लो पेइंग जॉब्स के लिए आ जाते हैं। पर कतार के पड़ोसी देश हैं यूएई, ओमान, सऊदी अरेबिया एक्सेट्रा, वो भी काफी जल्दी अमीर हो रहे थे। इसलिए इन्होंने इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश से चीप लेबर उठाए। अब होता यह है कि कतारी गवर्नमेंट अपने सिटीजन्स को बहुत बेनिफिट्स देती है, जैसे कि फ्री हेल्थ केयर, फ्री एजुकेशन, गारंटीड जॉब्स, सब्सिडाइज्ड हाउसिंग, इवन टैक्स फ्री इनकम। अब कतार ये सारी चीजें ऑब्वियसली दूसरे देश के इमिग्रेंट वर्कर्स को नहीं देना चाहता, इसलिए उन्होंने एक सिस्टम स्टार्ट किया जिसे कहा गया कफाला सिस्टम, जिसके अकॉर्डिंग जो कतार में एम्प्लॉयर्स हैं वो दूसरे देश के वर्कर्स को स्पॉन्सर कर सकते हैं कतार में आने के लिए। इससे होगा ये कि इन इमिग्रेंट्स को कतार का सिटीजन नहीं माना जाएगा, और साथ में इन सारे इमिग्रेंट्स को अपने एम्प्लॉयर्स की मर्जी से चलना पड़ेगा। यानी अगर उन्हें जॉब चेंज करनी है तो अपने एम्प्लॉयर से पूछो। अगर कोई एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉय की परमिशन के बिना जॉब छोड़ता है तो उसे जेल तक हो सकती है, और कई केसेस में तो एम्प्लॉय का पासपोर्ट भी उनके एम्प्लॉय के पास होता है, जिसका मतलब ये है कि कंट्री से आना और जाना एम्प्लॉयर से पूछकर ही होगा। अब जब 2 दिसंबर 2010 को स्विट्जरलैंड में अनाउंस किया गया कि 2022 वर्ल्ड कप कतार में होगा, तो कतार को पता था कि अगर उन्होंने ये बड़े स्टेडियम्स बनाने हैं तो इसके लिए उन्हें कफाला सिस्टम को यूज करके जल्दी से हजारों मजदूरों को कतार में लाना पड़ेगा। तो वर्ल्ड कप से जस्ट पहले तक कतार में 21 लाख माइग्रेंट्स आ चुके थे, जिसका मतलब है कि कतार के लोग कम और माइग्रेंट्स ज्यादा थे, जिसका मतलब है कि कतार की पूरी पॉपुलेशन में कतार के सिटीजन्स सिर्फ 20% थे, जबकि बाहर के लोग 80% थे। अब कतार ये भी नहीं चाहता कि नॉर्मल मजदूर उनके पॉश खूबसूरत जगहों में घूमे, जिसके लिए उन्होंने एक लॉ पास किया जो कहता है कि कतार की फैमिलीज को सेफ रखने के लिए कोई भी वर्कर क्लास का इंसान वो फैमिली एरिया में नहीं आ सकता, उसे दूसरे एरिया में रहना पड़ेगा। ये जो येलो कलर में हमें एरिया दिख रहा है वो फैमिली जोन है, और ये जो ब्लू कलर्ड एरिया है जिसका नाम दोहा इंडस्ट्रियल एरिया है, ये सारा मजदूर के लिए बनाया गया है। ऑब्वियसली कई व्हाइट कॉलर जॉब्स वाले इमिग्रेंट इस येलो एरिया में रह सकते हैं। ओके, तो इसे थोड़ा विजुअलाइज करते हैं। तो जी ये है कतार का ब्यूटीफुल दोहा, और ये है वो एरिया जहाँ से बाहर के इमिग्रेंट्स आए हैं। और जब वर्ल्ड कप का टाइम पास आ रहा था तो कतार की गवर्नमेंट और स्ट्रिक्ट हो गई थी कि जल्दी से फैमिली जोन से इन लोगों को हटाओ ताकि कतार की एलिगेंस पर कोई आंच न आए। इतना ही नहीं, कतार स्टेडियम की मेकिंग के दौरान इन पर काफी एलिगेशंस लगी कि इन मजदूरों को सिटी से काफी दूर कैंप्स में रखा जाता था। एक एक कमरे में 10 लोग सोते थे, जहाँ पर सैनिटेशन के लिए भी प्रॉपर जगह नहीं थी। इन वर्कर्स को हर रोज 14-14 घंटे के लिए काम करना पड़ता था, और वो भी कतार की भयानक गर्मी में जब टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता था। एलिगेशन ये भी है कि इन मजदूरों को पूरे दिन में 5 से 10 मिनट के लिए ही ब्रेक दी जाती थी, जिसमें ये जल्दी से खाना खाते। इन्हें बार बार टॉयलेट भी जाने के लिए नहीं दिया जाता था, जिसकी वजह से इतनी गर्मी के बावजूद ये लोग कम पानी पीने लग गए, जो कि इनकी हेल्थ के लिए ऑब्वियसली अच्छा नहीं था। ओके, तो 2 स्टोरी सुनते हैं इन मजदूरों की, जिससे हमें पता चल जाएगा कि रियल लोगों के साथ क्या हो रहा है। पहली स्टोरी कमल की है, जो CNN वालों ने कवर की थी। कमल कतार के एक शॉप के बाहर खड़ा था अपने दूसरे माइग्रेंट मजदूरों के साथ, कि तभी वहाँ पर पुलिस वाले आए और उन्होंने कमल और उनके दोस्तों को हथकड़ी बांध दी और वो उनको जेल लेकर चले गए। कमल कहते हैं कि जब मुझे अरेस्ट किया गया तो वो एक भी शब्द नहीं बोल पाए, क्योंकि वो बहुत डरे हुए थे। कमल खुद नेपाल से हैं, और जब वो जेल पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उस जेल में 300 लोग से भी ज्यादा थे, जो कि इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, फिलीपींस, अफ्रीका और श्रीलंका से थे। एक हफ्ते के बाद कमल को फ्लाइट में बैठा दिया गया और वापस नेपाल भेज दिया। उसी फ्लाइट में उनके साथ करीबन 100 लोग और थे, जिनके साथ एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ। ना कमल को कोई सामान लेने दिया गया, जिन कपड़ों में वो थे उसी ड्रेस में उन्हें वापस भेज दिया गया। इतना ही नहीं, कमल को उसके काम के 80,000